नमस्कार, जौहार, मेरा नाम है शरद कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रोफेसर ऑफ एनजीटी में। ये वीडियो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी सीरीज का तीसरा वीडियो है। अगर आपको स्कूल ऑफ साइकोलॉजी या फिर लर्निंग अप्रोचेस का मतलब जानना है तो इस सीरीज का पहला वीडियो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज का जो स्कूल है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पहले एक पिक देखो। ये फोटो है कार्तिक आर्यन की। अब एक सिंपल सा सवाल, क्या आप इस पिक्चर को अलग अलग टुकड़ों में देख रहे हो? जैसे कि आँख अलग, चेहरा अलग, नाक अलग? नहीं ना। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का। ये कहता है हमारा दिमाग चीज़ों को पार्ट्स में नहीं बल्कि पूरे फॉर्म में देखता है और समझता है। गेस्टाल्ट एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है संपूर्ण, होल या फिर कंप्लीट फॉर्म से। इसके फाउंडर मैक्स वर्दीमन हैं। इस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का की लाइन या फिर टैग लाइन है द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। अब इसका मतलब ये नहीं कि पार्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, पार्ट्स होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें अलग अलग देखते हैं तो वो उतना मीनिंग नहीं बनाता। जैसे कि अभी हम कार्तिक आर्यन का एग्जाम्पल लिए, अगर सिर्फ हम उसकी आंखें देखें या फिर नाक देखें या फिर बाल देखें तो वो एक कंप्लीट फॉर्म नहीं बनाएगा। लेकिन जैसे ही सब मिलकर एक चेहरा बनाता है हम तुरंत पहचान लेते हैं। यही सेम चीज़ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहती है कि हमारा ह्यूमन माइंड चीज़ों को टुकड़ों में नहीं, पूरी पिक्चर या पूरी फॉर्म में समझता है। इसीलिए लर्निंग तब बेस्ट होती है जब हम पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, ना सिर्फ पॉइंट्स को रट्टा मारते हैं या फिर पॉइंट्स देखते हैं। अब बात करते हैं इसके फाउंडिंग प्रिंसिपल की। इसमें सबसे पहला है हॉलिस्टिक लर्निंग। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी हॉलिस्टिक लर्निंग पर फोकस करता है, यानी कि पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझो फिर उसके पार्ट्स को समझो। उदाहरण के तौर पे सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स को ट्री के बारे में बताओ, फिर उसके ब्रांचेस के बारे में बताओ और फिर उसके पत्ते के बारे में बताओ। मैं अक्सर अपनी पहली क्लास में सबसे पहले सिलेबस को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स को, फिर सारे यूनिट्स को समझाता हूँ और फिर जो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में चर्चा करता हूँ। इससे समझना बहुत आसान हो जाता है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक जो कि है इनसाइट लर्निंग। गेस्टाल्ट कहता है कि लर्निंग ट्रायल एंड एरर से कम और इनसाइट से ज़्यादा होती है। इनसाइट लर्निंग का मतलब अचानक से दिमाग में सॉल्यूशन आना या फिर क्लैरिटी आना। इसको ना आहा मोमेंट भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कभी कभी हम चाबी रख कर भूल जाते हैं और उसको टेबल पर, सोफा पर, फ्रिज के ऊपर या फिर जीन्स के पॉकेट पे या जैकेट के पॉकेट पे खोजते हैं, लेकिन मिलता नहीं है। फिर अचानक से आप सोचते हैं कि लास्ट टाइम चाबी कहाँ रखी थी और आपको याद आता है कि वो तो स्कूटी पर ही लगा हुआ था। यानी सीखना रटने से नहीं, चीज़ों को कंप्लीट रूप से समझने से होता है। इसी को आहा एक्सपीरियंस कहते हैं। फिर से समझो, इनसाइट लर्निंग का मतलब होता है अचानक से समझ में आना, जैसे कि दिमाग की बत्ती जली, इसको हम कहेंगे इनसाइट लर्निंग। आई होप इनसाइट लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम बात करेंगे इनेट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में कहते हैं सहज संगठन। हमारा दिमाग बिखरी हुई चीज़ों को हमेशा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता है। अगर कहीं गैप होता है तो दिमाग उसको पूरा करने की कोशिश करता है और हमारे दिमाग की टेंडेंसी है कि आसान चीज़ों को सहजता से समझता है और याद करता है। उदाहरण के तौर पे देखो, अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ फिगर्स दिख रहे हैं और मेरे को बताओ इसमें से सबसे आसान कौन-सा है याद करना या फिर दिमाग सबसे आसानी से कौन से अ, फिगर को रीड कर पा रहा है? आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। हमारा दिमाग किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को सरल करके समझता है और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में कुछ लॉज़ हैं, उनको जल्दी-जल्दी देखते हैं। अब जो स्लाइड आप देख रहे हो, ये प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी को एक्सप्लेन करता है। ये प्रिंसिपल कहता है कि जब चीज़ें एक जैसी होती है, तो हमारा माइंड उन्हें ऑटोमेटिकली एक ग्रुप में या फिर एक यूनिट के फॉर्म में देखता है। सबसे पहले लेफ्ट वाले को देखो, यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट का ना शेप अलग-अलग है, लेकिन हमारा दिमाग ग्रुप करता है इसको एक जैसा, एक ग्रुप का बनाता है। सेम देखो बीच वाले में, सर्कल का शेप छोटा और बड़ा है, लेकिन हमारा दिमाग एक सर्कल को एक ग्रुप में रखता है। सेम चीज़ देखो डिफरेंट है, सारा ट्रायंगल है लेकिन उसमें अलग कलर का भी है, लेकिन हमारा दिमाग देखता है कि सारा ट्रायंगल एक जैसा है, यानी कि सिमिलर है, तो सारा ट्रायंगल एक जगह पे रखता है। देखो इस फोटो में तुमको कुछ बेहतर समझ में आएगा। सिमिलर दिखने वाला हमारा दिमाग एक ग्रुप में इसको ऑर्गेनाइज कर लेता है, चाहे कलर अलग है लेकिन शेप एक जैसा है।
एक ग्रुप का होगा। सेम चीज़ यहाँ पे देखो, सेम चीज़ यहाँ पे देखो। सिमिलर दिखने वाली चीज़ को हमारा दिमाग एक ग्रुप में या एक यूनिट में ऑर्गेनाइज कर लेता है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी की। प्रॉक्सिमिटी का सिंपल मतलब होता है पास-पास होना। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स एक दूसरे के पास होते हैं, हमारा माइंड उन्हें ऑटोमेटिकली एक ग्रुप का मान लेता है। मान लो आप विकिपीडिया का पेज ओपन कर रहे हो और जब फर्स्ट टाइम ओपन करते हो ना, तो कुछ सेकंड लगता है उसको रिलोड होने में, और रिलोड होने के दौरान कुछ ऐसा दिखाता है और रिलोड हो जाता है तो फिर जो हमारा कंटेंट है वो कुछ ऐसा शो करता है। और जो 1 सेकंड या 2 सेकंड का जो वक़्त है रिलोड होने का, और आप चले ना जाओ उस वेबसाइट को छोड़ के, इसीलिए ये ब्लिंक करता है और हमारे दिमाग को लगता है कि बस वेबसाइट खुल ही गया। और ये सेम चीज़ होता है कोई ऐप के साथ, जैसे मिंत्रा का ऐप है, अमेज़न का ऐप है, या फिर स्पॉटिफ़ाई का ऐप खोलते हो, या फिर डिफरेंट ऐप्स में आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हो या देख सकते हो। अगर देखे हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आज के बाद नोटिस करने की कोशिश करना। अब जो स्लाइड आप देख रहे हो, ये प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर को एक्सप्लेन करता है। क्लोजर का मतलब होता है अधूरी चीज़ों को पूरा समझना। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारा जो दिमाग है उसको इनकम्प्लीट चीज़ें पसंद नहीं होती। दिमाग नेचुरली गैप्स को फिल कर देता है और कुछ ना कुछ मीनिंग बनाने लगता है। अब यहाँ पे देखो, ये फोटो देखो। इस फोटो से क्या दिख रहा है आपको? एक फ्लावर दिख रहा है, या छोटे छोटे सर्कल दिख रहे हैं, या बीच का सर्कल दिख रहा है? लेकिन क्या वाकई फ्लावर ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे, या फिर सर्कल है? नहीं ना। लेकिन हमारा दिमाग खुद ब खुद भरता है उसको। नेक्स्ट देखो, ये फोटो देख के क्या लग रहा है कि 5 छोटे-छोटे डॉट्स हैं, या अधूरे सर्कल हैं, या फिर पांडा। आई नो, आपको अभी पांडा ही दिख रहा होगा। सेम चीज़ लास्ट पिक्चर के साथ हम देखते हैं कि आपको एक पूरा सर्कल दिख रहा है, या फिर 3 छोटे-छोटे कर्व्स दिख रहे हैं। आई नो, आपको भी ये एक सर्कल दिख रहा होगा। तो देखो हमारा दिमाग कैसे गैप्स को फिल करता है और कैसे हमारा दिमाग बेवजह चीज़ों में मीनिंग ढूँढता है। प्रिंसिपल ऑफ क्लोज़र का एक बेहतरीन एग्ज़ाम्पल इस फोटो में देखो। ये ज़ेब्रा दिख रहा है, लेकिन क्या वाक़ई ये ज़ेब्रा है? देखो कोई भी लाइन्स कनेक्टेड नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग गैप्स को फिल करके इसको एज़ अ ज़ेब्रा देखता है। तो प्रिंसिपल ऑफ क्लोज़र का मतलब यही है कि जब इन्फॉर्मेशन अधूरी होती है, हमारा दिमाग उसको खुद ब खुद पूरा कर लेता है या फिर मीनिंगफुल बना देता है। अब बात करते हैं अगले प्रिंसिपल की, जो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब होता है फ्लो या लगातार चलना। गस्टाल्ट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग दिमाग उन एलिमेंट्स को ज़्यादा आसानी से समझता है, या एक ही चीज़ का पार्ट समझता है जो एक स्मूथ लाइन या पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। अब यहाँ जो ब्लू सर्कल बने हुए हैं, ध्यान से देखो, हर सर्कल अलग-अलग है, फिर भी हमें लगता है कि ये एक स्मूथ कर्व है। दिमाग इन सर्कल्स को अलग-अलग ना देखकर एक स्मूथ लाइन की तरह या स्मूथ कर्व की तरह देखता है। कंटीन्यूअस कुछ ऐसा होता है, लेकिन अगर हम ऐसे ये लाइन खींचे, तो क्या ये भी हमारा दिमाग एक एरो की तरह देख रहा है ना? लेकिन क्या ये वाक़ई कंटीन्यूअस है, लगातार है? बीच-बीच में गैप तो है ना इसमें? लेकिन हमारा दिमाग इस गैप को भर रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का सिंपल रूल है, जो चीज़ फ्लो में होंगी, दिमाग उसको एक ही यूनिट या फिर एक लाइन समझेगा। अब जो स्लाइड आप देख रहे हो, ये प्रिंसिपल ऑफ प्रेग्नास को एक्सप्लेन करती है, जिसे प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी भी कहते हैं। आसान शब्दों में समझो, कि हमारा दिमाग ना कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसान करके समझता है। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक सर्कल के ऊपर एक सर्कल रखा हुआ है, बहुत आसान है। लेकिन क्या वाक़ई ऐसा है? जब देखोगे आप डीप डाउन, तो देखोगे ये सर्कल यहाँ पे वेल्ड किए हुए हैं या फिर ओवरलैप कर रहे हैं इस जगह पे। यहाँ पे ओवरलैप किए हुए हैं, देखो यहाँ पे सर्कल, और यहाँ पे वेल्ड करके या फिर एक साथ जोड़ा गया है कॉम्प्लेक्सली। लेकिन हमारा दिमाग क्या सोचता है, क्या समझता है कि एक के ऊपर एक सर्कल रखा हुआ है। क्या कमेंट बॉक्स में कोई बता सकता है ये किस चीज़ का लोगो है? चलो बढ़ते हैं अगले फोटो की तरफ, जिससे ये प्रिंसिपल और समझ में आएगा। ध्यान से देखोगे तो आपको एक क्यूब तैरता हुआ दिखेगा हवा में, क्योंकि दिमाग को वो सबसे आसान लगता है। हमारा दिमाग ये नहीं दिखेगा कि 8 एरोज़ हैं, हमारा दिमाग दिखेगा कि ये एक क्यूब है, पूरा एक फ़ोटो एक क्यूब है कमरे में। देखो कैसे कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हमारा दिमाग आसान बना के समझ रहा है। तो इसका सिंपल रूल है, दिमाग हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म को चूज़ करता है। अब आप जो स्लाइड देख रहे हो, ये प्रिंसिपल ऑफ फिगर ग्राउंड को एक्सप्लेन करता है। फिगर ग्राउंड का सिंपल मतलब होता है
फोकस और बैकग्राउंड का अंतर। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, दिमाग तुरंत डिसाइड करता है कि किस चीज़ पे फोकस करना है और किस चीज़ को बैकग्राउंड में रखना है। जो चीज़ फोकस में होती है उसे हम फिगर कहते हैं, और जो पीछे रहती है उसको हम कहते हैं बैकग्राउंड, शॉर्ट में ग्राउंड। अब ध्यान से देखो यहाँ पे फोटो को। अगर इसको देखोगे तो यहाँ पे दो फेसेस दिखेगा। जब आप फोकस कर रहे हो फेसेस पे तो वो बन जाएगा फिगर, और बाकी चीज बन जाएगा बैकग्राउंड। लेकिन जैसे ही आप कोशिश करोगे एक वेस खोजने की इस फोटो में, तो वेस बन जाएगा फिगर और बाकी चीज बन जाएगी बैकग्राउंड। देखो, देखने की कोशिश करो। अगर आप चेहरे को देखते हो तो ये फिगर बन जाता है, और जो वेस है वो बैकग्राउंड बन जाता है। लेकिन जैसे ही आप वेस पे फोकस करते हो तो वो फिगर बन जाता है, और जो चेहरा है वो बैकग्राउंड बन जाता है, वो सेकंड नंबर पे आ जाता है। सेम चीज यहाँ पे देख सकते हो, राइट वाले साइड में फेसेस है और बीच में एक वेस जैसा नजर आ रहा है। मतलब एक ही इमेज में फिगर और बैकग्राउंड चेंज हो सकते हैं बस फोकस बदलने से। इसी प्रिंसिपल की वजह से हम क्राउडेड सीन में भी इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान दे पाते हैं। अब वीडियो को पॉज करो और इस फोटो में ढूंढने की कोशिश करो डिफरेंट बर्ड्स या फिर डिफरेंट पिक्चर्स को। आई नो मज़ेदार है। तो फिगर ग्राउंड का सिंपल रूल है, जो फोकस में है वो फिगर है और बाकी सब बैकग्राउंड। जैसे कि आप अपने फेवरेट इंसान को भीड़ में देखते हो तो आपका फोकस वो फेवरेट इंसान रहता है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो एज अ नॉइज़ काम करती हैं या फिर एज अ बैकग्राउंड काम करती है। आई होप ये प्रिंसिपल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और कुछ एग्जांपल्स देखो रियल लाइफ के गेस्टाल्ट लॉज के या गेस्टाल्ट प्रिंसिपल के यूज़ के। जैसे कि यहाँ पे कुछ लोगोज हैं। यहाँ पे यूज़ हुआ है प्रॉक्सिमिटी का, सिमिलैरिटी का, क्लोजर का, ये कंटिन्यूटी है, और ये फिगर ग्राउंड है। और आज के बाद से ये साइकोलॉजी को अपने आसपास के लाइफ में खोजने की कोशिश करना या फिर अपने फ़ोन पे खोजने की कोशिश करना। आई होप इसको देखने या पढ़ने के बाद साइकोलॉजी के प्रति या एजुकेशनल साइकोलॉजी के प्रति प्रेम जागा होगा। आई होप आपको इनिट ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट समझ में आया होगा, जिसके अंदर ढेर सारे लॉज या प्रिंसिपल थे, जैसे कि सिमिलैरिटी, प्रॉक्सिमिटी, क्लोजर, कंटिन्यूटी या फिर फिगर ग्राउंड। इसके बारे में ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बावजूद अगर इस स्लाइड में आपको कोई सा भी इशू है या कोई सा भी पॉइंट में डाउट है तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। और इस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के फॉलोअर्स रहे हैं वुल्फगैंग कोहलर, रुडोल्फ अर्नहेम एंड कॉफका। ये वे नाम हैं जिन्होंने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के काम को रिफाइन किया और आगे बढ़ाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको गेस्टाल्ट साइकोलॉजी समझ में आया होगा। इस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को शुरू करने से पहले एक सवाल पूछता हूँ। क्या हम एक मशीन है जिसे रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म कि हम एक जानवर जैसे हैं जिन्हें केवल रिवार्ड और पनिशमेंट के थ्रू सिखाया या फिर प्रोग्राम किया जा सकता है? तो आपका जवाब होगा नहीं, हम इंसान हैं, हमारे पास फीलिंग्स है, ड्रीम्स है, और सबसे बेस्ट पार्ट की हमें अपनी मर्जी से चुनने की आज़ादी है। बस यही है ह्यूमनिज्म, इसको हिंदी में मानवतावाद भी कहते हैं। साइकोलॉजी का वो स्कूल जो हमें मशीन या जानवर के रूप में नहीं बल्कि एक सुपर ह्यूमन के रूप में देखता है। इस स्कूल के संस्थापक हैं अब्राहम मस्लो। अब्राहम मस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। मेस्लो ने बताया कि इंसान की नीड्स एक ऑर्डर या फिर सीक्वेंस में होती है। नीचे बेसिक नीड्स, ऊपर हायर साइकोलॉजिकल, और उसमें सबसे ऊपर जो होता है वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। अगर मैं इनकी थ्योरी को इंक्लूड करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो उसकी चर्चा हम कभी किसी शॉर्ट्स में या फिर एक अलग वीडियो में कर सकते हैं। चलो वापस आते हैं ह्यूमनिज्म पे। तो 1950 से पहले साइकोलॉजी में ना दो ग्रुप सबसे ज़्यादा फेमस थे और राज करते थे। सबसे पहला था बिहेवियरिज्म, जो कहता था कि इंसान को रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू प्रोग्राम किया जा सकता है। और दूसरा था साइकोएनालिसिस, जो कहता था ना कि इंसान अपने बीते हुए कल का गुलाम है। उसके बाद एंट्री होती है अब्राहम मास्लो और उनके टीम की या फिर साथियों की। इन लोगों का मानना था कि इंसान के अंदर इन्हें ड्राइव होती है जो
उस इंसान को बेहतर से बेहतरीन बनाता है। यहाँ पर मानवीय मूल्यों का बात किया गया, जैसे कि बेहतर इंसान बनाना, एम्पैथी को इन्फ्यूज़ करना, अ, लोकतांत्रिक भावनाओं का विकास, वेलफेयर ईटीसी पे। अब बात करते हैं ह्यूमनिज़्म की फाउंडिंग प्रिंसिपल के बारे में, जिसमें सबसे पहला है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ह्यूमनिज़्म के अकॉर्डिंग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इंसान की सर्वोच्च नीड होती है। इसका सिंपल मतलब होता है कि अपनी पूरी पोटेंशियल को अचीव करना, जो आप एक्चुअली बन सकते हो। यहाँ पे सिर्फ सक्सेस या पैसों की बात नहीं है, बल्कि इनर सेटिस्फेक्शन की बात है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई टीचर जॉब इसलिए नहीं करता, बल्कि इसलिए पढ़ाता है क्योंकि उसको सिखाना या पढ़ाना बहुत पसंद है। तो सिंपल वर्ड्स में समझो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है अपना बेस्ट वर्जन बनना, और किसी इंसान के अंदर जितनी भी पोटेंशियल है वो चीज़ बनने की, वो इंसान बनने की, उसको अचीव करना। नेक्स्ट पॉइंट है फ्री विल एंड चॉइस। बाकी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कहती है कि हमें इन्वायरमेंट कंट्रोल करता है, या फिर पास्ट कंट्रोल करता है, या फिर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के थ्रू इंसान को प्रोग्राम किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे बात आती है ह्यूमनिज्म की, जो कहता है कि हम अपनी लाइफ के मालिक खुद हैं। हम जो चाहे वो चूज कर सकते हैं, और जो चाहे हम बन सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, क्या किसी ने पिस्तौल रख के आपको मजबूर किया? नहीं, आपने चूज़ किया कि मेरे को सीखना है, मेरे को आगे बढ़ना है। यानी कि हम पैसिव विक्टिम नहीं हैं, हम एक्टिव एजेंट्स हैं, जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। फ्री विल का मतलब है खुद डिसाइड करना, मतलब आपके पास फ्रीडम है कोई भी डिसीजन लेने के लिए, और चॉइस उस डिसीजन पे एक्शन लेना। अब बात करते हैं हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है एजुकेशन का जो गोल है वो सिर्फ मार्क्स या फिर सिलेबस कंप्लीट करना नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट करना होता है। इसमें सिर्फ दिमाग का ग्रोथ नहीं होता, बल्कि ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात की जाती है, जैसे कि अफेक्टिव डोमेन है, या फिर साइकोमोटर डोमेन है, या फिर इमोशनल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, या फिर मोरल डेवलपमेंट है, इवन क्रिएटिविटी की भी बात की जाती है। यहाँ पे स्टूडेंट या फिर बच्चा का कंप्लीट डेवलपमेंट का बात किया जाता है, जिसको हम एजुकेशन के थ्रू अनलॉक कर सकते हैं। आखिर में हम बात करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में। ह्यूमनिज्म ये मानता है कि हर इंसान अपनी जगह वैल्यूएबल होता है, चाहे वो टॉप स्कोरर हो या फिर एवरेज स्टूडेंट। यहाँ स्टूडेंट की वैल्यू मार्क्स, कंपटीशन या कंपैरिजन से नहीं की जाती, बल्कि इंसान होने की वजह से होती है। इसीलिए ह्यूमनिज्म फोकस करता है कि स्टूडेंट के अंदर की वैल्यूज को डेवलप करना। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। और इस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के फॉलोअर्स रहे हैं कार्ल्स रोजर्स, जीन जैकस रूसो, कार्ल गुस्ताव यंग, पॉलो फ्रेरे इत्यादि। आई होप ह्यूमनिज्म समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।